हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह की जो हमारे पास ये बुक है, इसका चैप्टर 1। तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो पहला जो है हमारे पास, उसमें दिया गया है हमारे पास मीन, मोड और मीडियन क्या होता है। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास मीन क्या है। अब मीन को निकालने के लिए आपने क्या करना है कि टोटल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये वाली एग्जांपल जो हमारे पास इन्होंने दी हुई है 13, 18, 13, 14, ये सारे नंबर जो हैं आपने इनका सम ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हमारे पास जो टोटल है, इनको हमने ऐड किया तो 135 बन गया। इसके नंबर पे हमने देखना है कि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास मीन है। इसके अलावा जो दूसरी टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको कोई भी वो दे सकते हैं नंबर्स। तो आपने नंबर्स को सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंडिंग ऑर्डर में जो है ना इसको तरतीब देनी है। अब सेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, आपने छोटी साइड से ले के ना बड़ी साइड की तरफ जाना है। ठीक है, तो अगर यही जो पहले हमने एग्जांपल देखी है इसी को आप देखेंगे तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करेंगे। जिस तरह हमारे पास 13 4 दफ़ा आता है, फिर 14 है, फिर 14 है, 16, 18, 21, आपने इस तरह लिख लिया। अब इसके देखेंगे बीच में हमारे पास कौन सी सेंट्रल वैल्यू कौन सी आती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 9 थे। ठीक है, टोटल 9 में से आपने 4 एक साइड पे कर दिए हैं, 4 दूसरी साइड पे कर दिए हैं, तो बीच वाला जो होगा वो आपका क्या आता है, मीडियन आता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह हमारे पास अगर आप कहते हैं कि अगर वैल्यूज़ ये जिस तरह हमारे पास ताक नंबर था, अगर तो हमारे पास ऑड नंबर आता है। जिस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ बीच में आती हैं, या टोटल 10 थी, आपने 4 एक तरफ कर दी, 4 दूसरी तरफ कर दी, तो बीच में जो हमारे पास दो वैल्यूज़ बची हैं। ठीक है, अब उनको आपने 2 पे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें से आपने 3 को एक साइड पे कर दिया, 3 को दूसरी साइड पे कर दिया। बीच में हमारे पास जो नंबर है वो है 5, 4 और 5। आप 4 और 5 को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 9 बनता है। उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है क्योंकि ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास। तो इनका मिड जो है हमारे पास क्या बनता है, 4.5। तो मीडियन जो है हम मिड वैल्यू को लेते हैं। अभी आपने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया है, मीडियन कैलकुलेट करना सीख लिया है। ठीक है, तो अब थर्ड टर्म जो है हमारे पास वो है मोड। मोड का मतलब होता है कोई ऐसी वैल्यू है जो मल्टीपल टाइम्स जो हमारे पास रिपीटिशन में आ रही है। कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ये वाली एग्जांपल ही ले लें आप, ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर जो हमारे पास जो नंबर है जो सबसे ज़्यादा मतलब रिपीट हो रहा है हमारे पास, वो कौन सा है देखें। 13 अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 और 4 बार हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 14 अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 2 बार दिया गया है। 16 1 एक टाइम है, 18 भी एक टाइम, और 21 भी एक टाइम है। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, हमारे पास मोड कौन सा बनता है, तो सबसे ज़्यादा रिपीटिशन वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो 13 है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मोड। तो ऊपर हम अगर हमारे जो MCQ दिया हुआ था उसकी तरफ आते हैं, तो इसमें आपने क्या देखना है, मोड मीडियन हमने निकालना है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसी तरह इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो छोटी पहली चीज़ रखनी है, फिर आगे बढ़ी जाना है, लिखनी है, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो है हमारे पास 20 आ जाता है, फिर आप देखेंगे 25 आ जाता है, फिर 25 आ जाता है हमारे पास, फिर इस तरह 30 आ जाता है। और इसके अंदर फिर आपने क्या करना है, इसका मिड देख लेना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है हमारे पास मीडियन होगा। तो ये पहला था हमारे पास। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो इसी चीज़ पे आपने सेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेना है। अब इसके बीच में हमारे पास सेंट्रल वैल्यूज़ दो आती हैं, एक 25 आ रहा है और एक 30 आ रहा है। अब इसको हमने दो पे डिवाइड करना है, फिर इसका मिड आ जाएगा तो वो है 27.5। ठीक है, फिर कहता है जी 8 पेशेंट्स हैव इंटर्ड आर ट्रायल, देयर एजेस आर
द मीडियन वैल्यू इन दिस केस। अब इसमें भी आपने क्या करना है, मीडियन जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आपने 6 निकाल देनी है और बीच में जो 2 हैं उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका क्या निकल आएगा, मीडियन वैल्यू निकल आएगी। वो क्या बनती है हमारे पास 27.5। इसके अलावा दिया गया द हाइट ऑफ अ 7 वुमेन इन सेंटीमीटर, ये दी गई हैं, और कैलकुलेट द मीन। अब जाहिर बात है मीन कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर भी कौन सा है, ताक में है, ठीक है। तो नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, हमारे पास 7 है। इसको आपने सिंपली क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो वैल्यू आती है हमारे पास 1015, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 7 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 145। तो सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास आ गया कि 4 ml वायल ऑफ 2% लिग्नोकैन कंटेन्स हाउ मच लिग्नोकैन। तो आप ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप चीज़ जो देख लें कि हमारे पास 2% लिग्नोकैन है, ठीक है। 2% लिग्नोकैन का मतलब है कि हमने 2 ग्राम्स जो है हमारे पास उसको डिवाइड करना है 100 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ठीक है। उसको आपने सिंपली किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4 के साथ। तो ये आपका जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास बनती है 80 मिलीग्राम, ठीक है। अब सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ जो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2% लिग्नोकैन को डिवाइड करना है। 2 और परसेंट में आपको पता है हमारे पास 100 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 4 ml है, तो इसके साथ आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड पे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है वो 80 ml बच जाती है। अब दोबारा यही देख लें, अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास वो दे देता है आपको 3% लिग्नोकैन, फिर आप क्या करेंगे, 3 को आप 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 ml के साथ, ठीक है। तो ये जो आपके पास वैल्यू बनती है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ है कितने परसेंट, तो आपने उसको 100 से डिवाइड करना है और जो दूसरी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एक बार हम खुद अपना कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं, उस पर चेक कर लेते हैं। तो 2% की हमारे पास बात हो रही है, तो 2 को आपने डिवाइड करना है सबसे पहले 100 के साथ, तो आंसर आ जाता है आपका 0.02, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ग्राम में, ठीक है, क्योंकि हम 2% को हम लिख रहे हैं 2 ग्राम पर 100, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 ml के साथ। तो मल्टीप्लाई 4 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास आती है 0.08, लेकिन ये हमारे पास 0.08 जो आ रहा है ये ग्राम के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। आंसर जो दिया गया है हमारे पास तो वो मिलीग्राम में है। तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक जो हमारे पास ग्राम होता है फ़र्ज़ किया, उसके अंदर हमारे पास 1000 mg होता है, ठीक है। तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर बन जाता है 80, ठीक है। तो अब अगर फ़र्ज़ किया mg की बात कर रहा है तो इसके लिए हमने क्या किया, 1000 के साथ इसको जो है मल्टीप्लाई किया। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमारे पास आंसर में क्या चीज़ दी गई है। अगर सिंपली वो 0.08 ग्राम की बात करता है तो वो आंसर करेक्ट होगा। अगर वो 80 mg की बात करता है तो वो आंसर करेक्ट होगा। तो आपने आंसर के हिसाब से लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन का आपको मैंने आइडिया बता दिया कि आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये इन्होंने नीचे खुद से भी कुछ दिया हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, कि कहता है 1 ml ऑफ सोल्यूशन विल हैव 2000/100, इससे आपको 20 mg मिलेगा, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 80 mg आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट MCQ वो ये है, कहता है कि HB हमारे पास 10, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% है, PaO2 हमारे पास 60 है, और कैलकुलेट आपने करना है ऑक्सीजन कंटेंट। अब ऑक्सीजन कंटेंट मेजर करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, सबसे पहले आपने वो फार्मूला याद रखना है, कौन सा है, तो वो कहता है ऑक्सीजन कंटेंट इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई 1.34 मल्टीप्लाई SaO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 0.003। अब
दूसरा फार्मूला जो इसने दिया हुआ है, ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड। इसमें हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं आपने उसको सिंपली इसमें पुट करना है फार्मूले के अंदर। फॉर एग्जांपल कहता है कि ऑक्सीजन कंटेंट वाला ये वाला फार्मूला जो था, इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन हमारे पास इन्होंने 10 दी हुई है, 1.34 वैल्यू पहले से मौजूद थी। PaO2 हमारे पास 90% है, आपको दिया हुआ है। और प्लस आपने करना है PaO2 हमारे पास 60 दी हुई है और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.003 के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे पास आ जाता है 12.24, ठीक है। इसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये वाले फार्मूले हैं। अगर ये फार्मूले आपको आते हैं तो आप MCQ हल कर लेंगे, नहीं आते तो आप नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें हमें कह रहा है कि यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन है 100 हमारे पास, यूरिन का फ्लो रेट हमारे पास दिया हुआ है 2 है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 है और इसमें आपने क्लियरेंस मेजर करनी है। अब जो क्लियरेंस का फार्मूला है उसको हम लिखते हैं C इज इक्वल टू यू वी डिवाइड बाई पी, ठीक है। अब इसमें वो आपको कुछ भी कह सकता है कि आपने किसी भी चीज़ की क्लियरेंस मालूम करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे यूरिन की पूछे, प्लाज्मा की पूछे, ग्लूकोज की पूछे, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या क्लियरेंस का फार्मूला आना चाहिए। तो क्लियरेंस हमारे पास होती है यू वी डिवाइडेड बाई पी। तो इसमें हमारे पास यूरिन कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, यू फॉर यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, या किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यू है। तो यहाँ पे 100 हमारे पास दी हुई है और वी फॉर वेलोसिटी या फ्लो रेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास 2 है, डिवाइड बाय नीचे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास वो 10 है, ठीक है। तो इसमें क्लियरेंस का आंसर आपके पास आ जाता है 20। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसमें भी दिया हुआ है कि आपने क्लियरेंस कैलकुलेट करनी है और जिसमें यूरिनरी फ्लो रेट या हमारे पास जो दूसरा फ्लो रेट यहाँ पे 20 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन सब्सटेंस की हमारे पास 10 है और प्लाज्मा अपने प्लाज्मा वॉल्यूम दिया हुआ है 20। अब आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो फ्लो रेट का मतलब होता है वेलोसिटी हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास आपका आंसर आ गया 10, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कहता है प्लाज्मा या क्रिएटिन इज इक्वल टू 1.2 mg पर 100 ml, 24 आवर यूरिन वॉल्यूम है हमारे पास 1.4 लीटर एंड यूरिन क्रिएटिन है 144 mg पर 100 ml, द क्रिएटिन क्लियरेंस इज मोर लाइकली टू बी। अच्छा, अब क्रिएटिन क्लियरेंस हमने यहाँ पे जो है वो चेक करनी है। तो क्लियरेंस का फार्मूला सेम है, C इज इक्वल टू यू वी डिवाइड बाई पी। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है हमारे पास वो सन से आती है तो कहता है वो ऊपर होगी, और जो हमारे पास यहाँ पे निमोनिक दिया हुआ है यूवी लाइट शाइनिंग ऑन पी, ठीक है। तो जो हमारे पास मटर का दाना है उसके ऊपर जी आ रही है लाइट सूरज की। तो ये आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। यार इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है, C इज इक्वल टू यू वी डिवाइड बाई पी। अब C फॉर क्लियरेंस है हमारे पास, यूरिन कंसंट्रेशन है यू, पी वी से मतलब है हमारे पास यूरिन का वॉल्यूम पर टाइम है, और पी फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। यही चीज़ आप पुट करेंगे फार्मूले के अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो कितना है, 168 लीटर पर डे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें कहता है कि कैलकुलेट करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट व्हेन द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमारे पास वो 60 है, बोमन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 12 है, कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर जो है हमारे पास वो 30 है, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो GFR इज इक्वल टू PGC माइनस PBS माइनस पाए GC माइनस पाए BS। अब इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे कि PGC हमारे पास दिया हुआ है वो है 60, PBS हमारे पास दिया हुआ है 30 और माइनस जो हमारे पास ये वाली है कहता है जो माइनस जो ये वैल्यू आपको दी गई है, और ये वाली कह रहा है कि पाई BS की वैल्यूज़ जो है वो नॉर्मली हमारे पास ज़ीरो ही होती है, ठीक है। इसलिए अगर आपको वैल्यूज़ में वो कोई इस तरह की वैल्यू नहीं देता तो आपने उसको ज़ीरो ही लिखना है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करेंगे तो माइनस और अंदर हमारे पास 12 आ जाता है, ठीक है। 60 माइनस 30 हमारे पास 30 माइनस 12 है तो आंसर आपका आ जाएगा 18। इसमें आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला जो है वो याद रखना है। फिर कहता है रिगार्डिंग एल्वियोलर वेंटिलेशन इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, कैलकुलेट एल्वियोलर वेंटिलेशन वेयर टाइडल वॉल्यूम इज 100 ml।
और फिर नेक्स्ट है कि इफ़ अ पर्सन इनहेल 500 ml ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच ब्रेथ विद रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रेथ पर मिनट कैलकुलेट द एल्वेलर वेंटिलेशन। तो एल्वेलर वेंटिलेशन आपने इन तीनों में मेजर करनी है। तो एल्वेलर वेंटिलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, एल्वेलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड वॉल्यूम जो है डेड स्पेस मल्टीप्लाई ब्रेथ्स पर मिनट। सिंपली एज एल्वेलर वेंटिलेशन इज जो है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई ब्रेथ्स पर मिनट। तो वही चीज़ है, एल्वेलर वेंटिलेशन में हमारे पास टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है 500 माइनस 150, तो हमारे पास 350 आ जाता है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 3500 ml पर मिनट हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। इसी तरह कहता है कि कैलकुलेट द एल्वेलर वेंटिलेशन रेट व्हेन टाइडल वॉल्यूम इज 350 ml, डेड स्पेस 100 ml एंड रिस्पिरेटरी रेट इज 18। तो एल्वेलर वेंटिलेशन जो है हमारे पास वो है टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई ब्रेथ्स पर मिनट, जो ऊपर हमने ये फार्मूला यूज़ किया है वही है 350 माइनस 100 मल्टीप्लाई 18, तो 1400 ml हमारे पास या 4.5 लीटर बन जाती है एल्वेलर वेंटिलेशन। इसी तरह अ 60-year old male working in coal mine for last 30 years come to pulmonologist for his checkup. His FEV1 is 75%, his arterial oxygen saturation 94%, his alveolar ventilation is 6000 ml at a tidal volume of 600 ml, respiratory rate 12 breaths per minute. This patient's anatomical dead space is। अब आपने क्या मेजर करनी है इस पेशेंट की, जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसके अंदर से आपने अनाटोमिकल डेड स्पेस जो है वो मेजर करनी है। तो फार्मूला सबसे पहले जो हमने यूज़ करना है वो एल्वेलर वेंटिलेशन का। इसमें आप क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई रिस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं कि डेड स्पेस इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस एल्वेलर वेंटिलेशन और रिस्पिरेटरी रेट, तो वो है 600 माइनस 6000 ओवर 12, तो डेड स्पेस हमारे पास बनती है 100। अच्छा, तो ये वाला एमसीक्यू जो है इसमें इसने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, तो हम देख लेते हैं क्या करना है आपने। फॉर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आपने ये वाला फार्मूला खुद से याद करना है। इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। एल्वेलर वेंटिलेशन की हमारे पास 6000 और टाइडल वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 600 माइनस डेड स्पेस आपने मालूम करनी है, और रिस्पिरेटरी रेट हमारे पास 12 है, ठीक है। अगर आप सिंपली देखें तो आपने क्या करना है, जो एल्वेलर वेंटिलेशन है और इसको आपने क्या करना है रिस्पिरेटरी रेट के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, दूसरी साइड पे अगर आप इसको लेके जाएंगे तो आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, हमारे पास 6000 दिया हुआ था, नीचे 12 है हमारे पास, तो 6000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 500। तो आपने इस साइड पे वैल्यू देखनी है 500 इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम जो था हमारे पास 600 है माइनस डेड स्पेस आ जाती है, ठीक है। अब आपने डेड स्पेस को इधर लेके जाना है और जो 500 है आपने इस साइड पे लेके आना है। तो 600 माइनस 500 है, तो ये हमारे पास डेड स्पेस बन जाती है। तो इसमें से आपकी डेड स्पेस जो है वो 100 बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें यूज़ हुई हुई है। तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कैलकुलेट द वी टी अवर वी टी रेशो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस व्हेन पी ए सी ओ टू वैल्यू दी हुई एक्सक्रीटेड एल्वेलर सी ओ टू 30। तो 0.3 इसका आंसर दिया हुआ है। किस तरह है, वी टी अवर वी टी इज इक्वल टू पी ए सी ओ टू माइनस पी ई सी ओ टू डिवाइड बाई पी ए सी ओ टू, ये फार्मूला है हमारे पास। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 0.33 इसका आंसर आता है। इसके अलावा कहता है पी सी ओ टू एट सी लेवल इज 48%, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर दिया हुआ है 90। हम ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि पी ए ओ टू इज इक्वल टू एफ आई ओ टू मल्टीप्लाई पी एटमोसफेयर मैंने पी एच ओ टू माइनस पी ए सी ओ टू, और ये फार्मूला यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या है, तो पी ए ओ टू है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्वेलर ऑक्सीजन, एफ आई ओ टू फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो कि 0.21 इन रूम एयर होती है। ये 0.21 की होती है हमारे पास, जो अगर फ़र्ज़ किया हम जो ऑक्सीजन इन एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर हमारे पास जो ज़्यादा मकदार होती है वही नाइट्रोजन की होती है, वो तकरीबन 79% है। इसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 21% है, और फिर उसके बाद हमारे पास CO2 है
3% तकरीबन हमारे पास होती है, ठीक है। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें कंपोजिशन कुछ इस तरह की होती है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास 21% है या 0.21 है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारा कुछ आपने मेजर करना है, तो फार्मूले के अंदर आप डालेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास आ जाता है आंसर 89.3 ऑलमोस्ट 90 विच वाज इन। अब ऑप्शन के हिसाब से आपने लेके चीज़ चलनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको आंसर में आता है 89.3 तो आपने वही लिखना है। अगर 90 के आस 90 आता है तो आपने 90 लगाना है, ठीक है। मतलब इसके आसपास की जो चीज़ होगी आपने वही लिखनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 630 PCO2 जो हमारे पास 34 है, और रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट जो हमारे पास 0.8 है, व्हाट इज PO2। तो फार्मूले के हिसाब से PO2 FiO2 पी एटमॉस्फेयर वही वाला, ऊपर हमने फार्मूला डिवाइडेड बाय रिस्पिरेटरी कोफिशिएंट है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 80। इसके अलावा आपने कैलकुलेट करना है इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ हार्ट रेट जो हमारे पास 70 बीट्स पर मिनट है, कार्डियक आउटपुट दी हुई है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो आपने सबसे पहले जो करना है वो 5.6 लीटर को क्या करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें 1000 के साथ, तो वो आ जाता है आपका 5600 ml। इसके अलावा इजेक्शन फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो है SV डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले कार्डियक आउटपुट से हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला जो है उसमें से आपने स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आती है 80। अब यही स्ट्रोक वॉल्यूम आपने इस फार्मूले में डालना है ऊपर वाले में, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो आपका एंड जो रिजल्ट है इंजेक्शन फ्रैक्शन है वो हमारे पास आ जाती है 0.5, ठीक है। फिर कहता है कि कैलकुलेट द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम व्हेन सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 70 एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 50 ml। तो वो फार्मूला आप देखते हैं आप। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसमें क्या, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास डायस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू इधर ही रही। अब जो हमारे पास ये माइनस में था, आपने दूसरी साइड पे इसको लेके गए हैं तो ये क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि स्ट्रोक वॉल्यूम वहीं पे था प्लस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है हमारे पास 120 है। यहाँ पे भी मैथ का थोड़ा इस्तेमाल हुआ है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है हमारे पास 132 है और डायस्टोलिक 66 है। व्हाट इज द मीन आर्टीरियल प्रेशर। यहाँ पे आपने मीन आर्टीरियल प्रेशर मेजर करना है। तो सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। तो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर या 2/3 ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर जो है हमारे पास वो मीन आर्टीरियल प्रेशर बनाता है। अब ऊपर वाली जो हमारे पास लाइन लिखी हुई थी उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं आप उनको डालते हैं। तो पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक हमारे पास है 132, डायस्टोलिक हमारे पास 66 दिया हुआ है, तो पल्स प्रेशर हमारे पास 66 यहाँ पे आ जाता है। तो अब आप मेजर करेंगे मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर है और 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर है। तो 66 का 1/3 जो है हमारे पास 22 है। तो 66 दिया हुआ था हमारे पास और 22 आप ऐड करेंगे तो मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास वो क्या होता है 88 आ जाता है। इसी तरह जो सेकंड मेथड है वो उसमें आपने क्या करना है, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। 2/3 ऑफ 66 आप लेंगे और 1/3 ऑफ 132 लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आपके पास आ जाएगा। फिर कहता है कि ड्यूरिंग टीचिंग सेशन दिस कार्डियोलॉजिस्ट आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द मीन आर्टीरियल प्रेशर ऑफ अ पेशेंट ऑन एग्जामिनेशन। डायस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर वाज 66, सिस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर 132 है एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो 1 है। हिज मीन आर्टीरियल प्रेशर वाज, अब मीन आर्टीरियल प्रेशर के लिए वही ऊपर वाला फार्मूला 2/3 ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। तो 2/3 आपने 66 में से निकालना है और 1/3 132 से निकालना है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 88। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है हमारे पास क्या होता है, कहते हैं हम मैटरनल डेथ तो पर
जो आपने देना है वो 1 लाख से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक पॉपुलेशन है उसके अंदर देखते हैं कि मैटरनल डेथ्स जो हमारे पास कितनी है, ठीक है, तो आपने कितनी पॉपुलेशन में से वो चीज़ देखनी है, तो आपने 1 लाख फीमेल थी उसके अंदर चेक करना है कि कितनी जो है फीमेल्स में हमारे पास प्रेगनेंसी के बाद जो है हमारे पास डेथ हुई है। तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहते हैं 1 लाख की पॉपुलेशन थी उसमें से 55 फीमेल्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई है, तो इसमें हमारे पास जो मेटरनल डेथ्स जो हैं वो कितने हैं, 55 पर 1 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहता है नंबर ऑफ मेटरनल डेथ्स पर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, तो हमारे पास क्या है 1 लाख है। तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड स्टिल बर्थ कैलकुलेटर। अब ये चीज़ आपने कौन सी उसमें मेजर करनी है, तो फर्स्ट वीक में आपने मेजर करनी है। कहता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड स्टिल बर्थ कैलकुलेटेड कौन से वीक में होगी, तो फर्स्ट वीक में आपने मेजर करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हमारे पास वो कहता है कि एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट है उसकी वैल्यूज दी हुई हैं 150 और 99,020, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। अब आपने सेंसिटिविटी मेजर करनी है, तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि रैपिड फिंगर प्रिक ब्लड टेस्ट टू हेल्प डायग्नोज डीप वीनस थ्रोम्बोसिस डेवलप कंपेयरिंग द टेस्ट करंट स्टैंडर्ड टेक्निक a study is done on 100 from the blood will calculate the sensitivity of the new test। अच्छा, अब आपने इस चीज़ को किस तरह मेजर करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, अब इस चीज़ को मेजर करने के लिए आपने सबसे पहले वैल्यूज़ को ना सिंपल एक ग्राफ टाइप सी चीज़ बना लेनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कितने लोग हमारे पास पॉजिटिव हैं, ठीक है, और कितने लोग हमारे पास नेगेटिव हैं, ठीक है। आपने इस तरह करके ग्राफ टाइप बना लेना और पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव पेशेंट थे, ठीक है, उसमें कितने हैं हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। नेगेटिव कितने आपने यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है। इसी तरह नेगेटिव में जो हमारे पास जो वैल्यू है पॉजिटिव की वो कौन सी है वो आपने यहाँ लिख देनी है, और इसमें जिनमें नहीं है वो डिजीज़ तो वो आपने वैल्यू यहाँ लिख देनी है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, ऊपर भी पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और पॉजिटिव जो थे उनमें नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, जो नेगेटिव थे उनमें पॉजिटिव वैल्यू जो है यहाँ पे लिखेंगे, और नेगेटिव में जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इन्होंने ये चीज़ पहले से दी हुई एमसीक्यूज का हिस्सा है, तो हमारे पास जो टेस्ट पॉजिटिव थे वो ट्रू पॉजिटिव 200 थे और फॉल्स पॉजिटिव हमारे पास 100 थे। इसी तरह जो टेस्ट नेगेटिव है उसमें जो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव वो 20 थे और जो ट्रू नेगेटिव थे वो 680 थे, ठीक है। अब ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव इनमें क्या, ये क्या चीज़ें हैं, तो इसी तरह अगर जिस तरह हमने पहली बात की थी कि आप एक पॉजिटिव देखें एक नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो पेशेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर तो आपने 100 बंदे का टेस्ट किया है तो उसमें से कितनों को आपकी बीमारी आई है, ठीक है, और कितनों को बीमारी नहीं आई है। तो अगर 100 में से फॉर एग्जांपल के तौर पे 50 को जो हमारे पास बीमारी आई है, ठीक है, जो हमने टेस्ट किया उसके अंदर, तो वो पॉजिटिव है, और 50 को नहीं आई है वो नेगेटिव है। इसी तरह दूसरा आपने मार्क लगाना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। फॉर एग्जांपल अब ये है पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों को आप लिखें नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, इस तरह आपने वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब ये सिर्फ समझाने के लिए चीज़ है। अब जो ट्रू पॉजिटिव है उसका मतलब है कि वो, मतलब इसमें आप देखें कोई दोनों ये चीज़ें पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई चांस ही नहीं है कि हमारा टेस्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है, जो हमने रिजल्ट निकाला है वो 100% ठीक है, ये आप कह सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। इसी तरह ये जो हमारे पास नेगेटिव है इसमें आप देखेंगे हमारे पास दो चीज़ें नेगेटिव में आ रही हैं, तो इसमें जो हमने टेस्ट रिजल्ट निकाला है, ठीक है, वो 100% जो है हमारे पास वो क्या है, ख़राब है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपने शक नहीं करना, इसमें भी आपने शक नहीं करना। लेकिन अब शक किस चीज़ में हम कर सकते हैं, वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, और दूसरा इसी तरह एक जो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब इसमें हमारे पास जो है वो इतनी ज़्यादा हमें कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं आप दे सकते कि 100 बंदों में आपने टेस्ट किया तो उसमें से जो 50 पॉजिटिव आए थे वो वाकई पॉजिटिव हैं, या जो 50 नेगेटिव आए थे वो वाकई नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कोई इस तरह का
जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इसमें खैर ज़्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं है, जब हम आगे चलेंगे अगर कोई ये चीज़ आती है तो हम मज़ीद देख लेंगे। फ़िलहाल आपने इसी चीज़ के ऊपर रहना है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस एमसीक्यूज़ में दी गई हैं। अच्छा, अब हमने सेंसिटिविटी मेजर करनी थी ऊपर जो था हमारे पास। तो सेंसिटिविटी के लिए हमने क्या कहा था, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये ऊपर वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है सेंसिटिविटी का वो ये है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब आपने किस हिसाब में आगे पीछे जाना है, तो आपने यूं नीचे वाली साइड पे आना है, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव जो है हमारे पास 200 थे, ठीक है। इसके नंबर जो है हमारे पास फिर ट्रू पॉजिटिव की बात कर रहा है तो वो 200 प्लस जो फॉल्स नेगेटिव थे हमारे पास वो थे 20। तो 200 डिवाइडेड बाय 220 अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 0.9 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखते हैं। अब ट्रू पॉजिटिव असल में हमारे पास क्या थे, जिसमें हमने कहा था कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, और फॉल्स नेगेटिव हमने कौन कहा था कि कौन होंगे, जिनमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, मतलब हम शक में हैं। तो ये वो चीज़ है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि देर आर टू ग्रुप्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो है 100 वर्किंग है ऑन 110 जो है हमारे पास हाउस वाइव्स हैं, 40 वर्किंग वुमेन आर लो बर्थ वेट बेबीज वाइल 21 हाउस वाइव्स हैव लो बर्थ वेट babies considering workout and stress at the risk factor for calculate the relative risk। अब हमने यहाँ पे relative risk जो है वो मेजर करना है। हमने एक स्टडी किया है, कहने का इस एमसीक्यूज में उसका मकसद है कि दो तरह की वुमेन है, एक जो है वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, और कुछ काम नहीं करती, वो सिर्फ घर में रहती हैं। जो काम करती हैं उनकी टोटल तादाद जो है हमारे पास 100 है, जिसमें उन 100 में से जो बच्चे हुए हैं उनके जिनका लो बर्थ वेट था वो 40 थे, और जो नॉर्मल बेबीज़ हैं उसके वो है हमारे पास 60। इसी तरह हाउस वाइफ्स हैं, उसमें टोटल जो है हमारे पास तादाद 110 है, जिनमें लो बर्थ वेट जो बेबीज़ हुए हैं वो हमारे पास 21 है, और जो बाकी नॉर्मल थे वो 89 है, ठीक है। तो अब हमने रिलेटिव रिस्क मेजर करना है, तो रिलेटिव रिस्क मेजर करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब ए कौन सा है हमारे पास, तो ए में हमारे पास 40 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 40 प्लस बी, बी में हमारे पास क्या था 60, डिवाइड हम करेंगे सी, सी की वैल्यू है हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 21 प्लस डी की वैल्यू है 89, ठीक है। तो क्या आ जाता है हमारे पास जो है 40 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 21 ओवर 110, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है वो 2.1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या ये है रिलेटिव रिस्क। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो है, कहता है कि अगर हमने हार्ट रेट जो है अपना डबल कर दिया एक्सरसाइज के दौरान, ठीक है, तो हमारे पास कार्डियक साइकिल जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लेते हैं वो है क्या कहते हैं हम 60 to 100 जो है वो हार्ट रेट होता है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट की हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो कहेंगे 72 आवर 60 सेकेंड्स है, ठीक है। अब 72 को आप डिवाइड कर दें 60 के साथ तो 0.8 आता है शायद मेरे ख्याल में, ठीक है। अब अगर कोई इस तरह का मतलब बंदा है जो एक्सरसाइज के दौरान जिसका हार्ट रेट डबल हो गया, तो 0.8 को आपने क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ पे हमारे पास 144 हार्ट रेट है इस बंदे का 60 सेकेंड्स के अंदर। तो पर सेकेंड आप डिवाइड करेंगे 144 को 60 पे, तो वो आती है फिगर जो है हमारे पास 0.4 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, कार्डियक साइकिल है, ठीक है। अगर ये फर्ज किया इस चीज़ को ये कहता है कि जी ट्रिपल हो गया हमारे पास, या इस तरह का कोई एमसीक्यूज आता है, तो आपने क्या करना है, सिंपली 72 प्लस 72 प्लस 72 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो ये आप जो भी वैल्यू आएगी हम कहेंगे कि इसका हार्ट रेट जो है बंदे का वो ट्रिपल हो गया, ठीक है। तो ये जो डबल था उसका आंसर 0.4 है, ठीक है। फिर कहता है कि आप
patient breathing in decompressed chamber where the barometric pressure is 250 और the oxygen saturation will be 20%। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन हमने जो है वो इसकी मेजर करनी है, तो कहता है ऑक्सीजन कंटेंट इज इक्वल टू PO2 डिवाइड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल PO2 इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 160 होती है, हेयर 1/3 है, तो उसके हिसाब से 53 बनती है। तो इसको अपने फार्मूले में डालना है, तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड इज इक्वल टू जो हमने ऊपर वैल्यू निकाल ली है 53 डिवाइड बाय 250, तो 0.21 है। अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जो है तकरीबन 20 के आसपास जो हमारे पास बन जाता है। लेकिन आपने ये देखना है कि आंसर में क्या चीज़ दी हुई है, तो उसके आसपास की जो आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, कहता है 60 ईयर मेल वेटिंग 70 kg हैज़ टोटल बॉडी वाटर 42 लीटर, हाउ मच ऑफ दिस विल बी प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वही हमने फार्मूला देखा था जो हमारे पास रूल है 60, 40 और 20 का। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल वेट जो है हमारे पास दिया गया 70 kg। अब इस 70 kg में हमारे पास जो है वो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम ज़रा बीच में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो रूल है वो 60, 40 और 20 रूल है, जिसमें क्या टोटल बॉडी वाटर जो होती है वो हमारे पास 60% जो है वो बॉडी वेट जो होता है हमारा वो किससे बन के मिल के बना होता है, वाटर से। तो उसको हम कहते हैं टोटल बॉडी वेट का जो है वो 60% है, वो है वाटर के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, और उसके अंदर से हमारे पास जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो 40% है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो 20% है। ठीक है, अब इस बंदे की हमने बात की थी कि हमने कहा इसका 70 kg का जो बंदा है उसका टोटल बॉडी वाटर कितना होगा, तो 70% में से आपने 60% निकालना है उसका, तो वो हमारे पास 42 लीटर बनता है। इसी तरह इंट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर आपने इसका मेजर करना है तो वो कितना था, वो था हमारे पास 40%। तो 70 का जो हमारे पास 40% है वो है 28 लीटर, और जो 70 में से अगर आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड निकालना है तो वो कितना था हमारे पास 20%। तो 70 का 20% हमारे पास कितना आता है, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 लीटर। तो ये सारा कुछ हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो था वो आपने फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें से प्लाज्मा जो है 1/4 ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हमारे पास वो 3/4 है। तो अब इस हिसाब से जो हमने क्या मेजर करना था, हाउ मच ऑफ दिस विल बी प्रेजेंट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हमारे पास वो क्या था, 3/4 ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके लिए आपने पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर करना है जो था 14 लीटर। अब 14 लीटर को आपने 4 में डिवाइड करना है, तो एक हिस्सा जो है वो प्लाज्मा में है और जो 3 हिस्से है वो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो वो 3 हिस्से हमारे पास अगर आप देखेंगे तो तकरीबन हमारे पास बनता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया वैल्यू दिया है वो 10.5 बनता है। ठीक है, अब आपने देखना है कि सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में है। तो अगर 11 आता है फॉर एग्जांपल, या 10.6 आता है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरह कहता है कि इन माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 700, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन इट। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 147 एंड PnO2 546 है। तो कहता है ऑक्सीजन इन एयर अबाउट 21% है, तो इसको आपने 700 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यही चीज़ है कि जब हम इन एयर जो इनहेल करते हैं तो उसमें हमारे पास 79% तकरीबन जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है, 21% जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास जो है वो 0.3% है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वो 21% है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700 दिया हुआ है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, तो वो हमारे पास आंसर आता है 147। अगर 700 के अंदर आपने पता करना है कि नाइट्रोजन कितनी है, तो वो कितनी वैल्यू होती है, तकरीबन 79% होती है। तो उसको आपने 79 को 700 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाता है 546। ठीक है, तो ये था हमारे पास चैप्टर 1। तो होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से किसी किस्म की कोई मसला आता है, कोई MCQs हल नहीं होता, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। बाकी अगर आप किसी और बुक के ऊपर लेक्चर्स देखना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स देखना चाहते हैं,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो होपफुली हम बनाएंगे चैप्टर 2 के ऊपर या हेमाटोलॉजी के ऊपर, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो इन्हीं दिनों में जो मैं बना के अपलोड करूँ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।